तो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, अब सर्वे का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। बेसिकली वैसे देखो, टर्म्स तो आप लोगों ने पहले पढ़ ही रखी है, तो इतना कोई टिपिकल है नहीं, बट एक आध छोटा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है और निकलेगा यहाँ से, तो इम्पोर्टेंट है टॉपिक से। एक बार जस्ट आप एक गो थ्रू वीडियो से रीडिंग कर लेना और उसके बाद में आप सेल्फ से इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। बाकी इतना कोई अंदर आपको अपने को PhD तो करनी नहीं है, एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। टॉपिक है प्लेन टेबल सर्वे। देखो प्लेन टेबल सर्वे में क्या होता है, देखो प्लेन टेबल सर्वे में क्या करते हैं हम सर्वे में, सर्वे के साथ साथ हम फील्ड वर्क यानी कि फील्ड बुक बोल दो या आपकी वो चार्ट बोल दो, वहाँ पे प्लॉटिंग भी करते हैं साथ साथ में, ठीक है ना। अब प्लॉटिंग और ये कैसे करते हैं, देखिए लेट सपोज मान लो ये आपकी कोई ये कोई ऐसे कोई एरिया आ गया है, सपोज ऐसे मान लो कोई बिल्डिंग है आपकी ऐसी, ठीक है। आपको इसका प्लेन टेबल सर्वे करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ मान लो आपने प्लेन टेबल लगाई, ठीक है। तो यहाँ से आप विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हो, तो उससे आप एक तो सीधी इसकी जो भी नाप लेंगे, तो और लेंथ आप यहाँ से टेप से नाप लेंगे और रेंजिंग नोट से इसको सेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगी और लोकेशन मिल जाएगी, ऐसे अलग अलग पॉइंट पे आप करते जाएंगे और लेंथ और लोकेशन आपको दोनों मिल जाएगी, साथ साथ उसको आप ड्रॉ करते रहेंगे। सपोज ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, एक प्रकार से ट्रैवर्स भी बन सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फील्ड वर्क जो होता है उसके हम सर्वे के साथ उसकी प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी फील्ड वर्क की प्लॉटिंग साथ साथ कमेंट काम चलता है प्लेन टेबल सर्वे में, ठीक है ना। और इसका जो एडवांटेज क्या है, मैप बनता है बेसिकली। अगर हम बात करें कि अगर मान लो आप किसी की एरियल पिक्चर खींचते हो किसी भी लोकेशन की, प्लॉट की ऊपर से फ़ोटो खींचोगे, आप जैसे गूगल अर्थ पर देखते हो, तो वैसे ही आपको एक मैपिंग जो होता है ग्राउंड लेवल वो आपको मिल जाती है हाथों हाथ ही, ठीक है ना। तो मेन इसका ये फंक्शन है प्लेन टेबल सर्वे का। इंस्ट्रूमेंट देखिए, ट्राईपोड, प्लेन टेबल, यू और फ्रेम और प्लम्बो। वो इससे मान लो ये आपका ट्राईपोड हो गया, ठीक है, ये हो गया, फिर प्लेन टेबल हो गया। यू फॉर्म आपका का यहाँ से यूँ इस तरह से ऊपर लटका हो, ताकि यहाँ से आप प्लम्बो लटकाओगे ना तो आपको उसकी सेंटरिंग मिल जाती है, ठीक है ना। स्प्लिट लेवल नाप ले के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। एलिडेट हो गया जो सेटिंग के लिए, ड्राइंग शीट और टेप, ये इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए, ठीक है ना। फिर देखिए एलिड का उपयोग ऑब्जेक्ट की लाइनिंग करने में किया जाता है। उससे आपका एलिड इस प्रकार का होता है, इस तरह से होता है, यहाँ पे क्रॉस हेयर बने होते हैं और यहाँ पे क्रॉस हेयर वैसा बना होता है, बीच में से क्रॉस, तो आप यहाँ से सेट कर लेते हो उसको, रेंजिंग नोड को, लोकेशन को, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एलिड बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखिए सर्वे में दो होते हैं, एक होता है रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन। आप एक काम करना, इन चारों मेथड्स को आप इसी के अकॉर्डिंग नाम याद कर लो, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग एंड रिसेक्शन। उससे क्या मिलेगा आपको फ़ायदा कि अब देखिए रेडिएशन और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की डिटेल ड्राइंग की जाती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की डिटेल ड्राइंग में प्लॉट की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। और इसमें ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन को अपलोड करते हैं ड्राइंग में, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट। तो इतना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, और अगर एग्जामिनर को ऊपर से ही क्वेश्चन उठाना है ना, सीधे ही इस टॉपिक से क्वेश्चन उठा देगा, ठीक है ना। भाई वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे निम्न में से किस मेथड में हम ऑब्जेक्ट को डिटेल में ड्राइंग में अपलोड करते हैं ऑब्जेक्ट में। तो रेडिएशन देगा नाम, एक ट्रैवर्सिंग, एक रिसेक्शन और एक नाम और दे देगा, तो आपको पता लगेगा कि आंसर होगा रेडिएशन। तो रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड में क्या करते हैं हम, इसमें ऑब्जेक्ट की डिटेल ड्राइंग में अपलोड की जाती है। किसकी डिटेल, ऑब्जेक्ट की डिटेल, ठीक है। और ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन को ड्राइंग में अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। अब देखिए रिसेक्शन मेथड में इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन ज्ञात करने के लिए दो होते हैं मेथड, कौन कौन से, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। और ये जो दो मेथड है आपको इनके आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहली बात तो क्योंकि ऐसा पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस मेथड में हम किसकी इंस्ट्रूमेंट, हाँ, निम्न में से किस मेथड में हम इसकी अपने ऑब्जेक्ट की डिटेल को अपलोड करते हैं, तो ये इसकी पार्ट है, ठीक है ना। अब देखिए 3 पॉइंट प्रॉब्लम में कुछ और मेथड है, जैसे लेमन मेथड्स, बेसेल्स मेथड्स और ट्रेसिंग पेपर मेथड, ठीक है ना। तो ये जो है ये मेथड, ये तीनों मेथड ये किसके हैं, 3 पॉइंट प्रॉब्लम की मेथड है,
ठीक है। और 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या अपने आप में, वो है आपका वो मेथड जिसमें आपने ये वाली चीज़ें मेजर की हैं, रेडिएशन और इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। देखो वापस सुन लो, रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड में तो आप करते हो ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, और ट्रैवर्सिंग और रीसेक्शन में करते हो आप इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन को, ठीक है ना। अब इसमें जब बात करोगे आप रीसेक्शन मेथड नंबर 4 की, तो रीसेक्शन मेथड के लिए फर्दर 2 मेथड है, कौन कौन से, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो बोलने में कुछ गलती रहेगी, तो रीसेक्शन समझना। रीसेक्शन और ट्रैवर्सिंग में आप रीसेक्शन में होंगे 2 मेथड फर्दर, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। और 3 पॉइंट प्रॉब्लम में आपका जो आ जाएगा ये वाला आंसर, लेमेंस, बेसल्स और ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या, इन मेथड्स के बारे में डीपली पढ़ना नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूँ आपको, ऑब्जेक्ट आप इतना परेशान होना ही मत कि इसमें ये इस मेथड में ये करते हैं वो करते हैं, कोई नहीं पूछने वाला, सीधा नाम पूछता है और नाम पूछेगा वो, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा कोई डिटेल में क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में तो मेरे से मिल लेना, आपको दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आप बेसिकली पहली बात तो पूछेगा, पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आ सकता है भाई यू फ्रॉम और प्लम्बो है ना, इसका जो सेंटरिंग के लिए काम करते हैं वो काम क्या है। बाकी ये सब तो बेसिकली आपको टर्म्स पता ही है, स्पिरिट लेवल एलिट बता दिया मैंने आपको, सेटिंग के लिए ड्राइंग शीट टेप कोई पूछता नहीं है। यू फॉर्म एक अलग चीज़ है, प्लम्बो पता है आपको। फिर है 4 मेथड, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग एंड रिसेक्शन। इन फर्स्ट 2 ऑब्जेक्ट की लोकेशन को और थर्ड इंस्ट्रूमेंट को। फिर इंस्ट्रूमेंट में रिसेक्शन को फर्दर करने के 2 मेथड, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब 3 पॉइंट में ये हो गया, 3 मेथड हो गया, ठीक है ना। फिर एक ये पूछता है कि प्लेन टेबल की हम सेटिंग करते हैं ना, टेम्परेचर एडजस्टमेंट पूछते हैं, सेटिंग बोलो 3 होता है, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड ओरिएंटेशन। पहले आप सेंटरिंग करोगे, सेंटरिंग किसे करोगे, यू फॉर्म से, प्लम्बो से। फिर लेवलिंग कर लोगे स्पिरिट लेवल से, एंड देन ओरिएंटेशन आप कर लोगे प्लेन टेबल का। 3 है। वर्ड मेन चीज़ क्या है इसका सीक्वेंस 1 2 3। ऑप्शन पूछेगा कि टेम्परेचर एडजस्टमेंट या ये सेटिंग ऑफ टेबल में कौन कौन से स्टेप होता है, पहले का ऑप्शन ए बोलेगा लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन। तो कई बार क्या होता है हम कन्फ्यूज होता है, हम कहते हैं पहले तो लेवलिंग ही करेंगे ना, पहले वो ट्राइपॉड से लेवलिंग करेंगे, उसके बाद सेंटरिंग करेंगे। तो ध्यान रखना पहले सेंटरिंग रहती है, फिर लेवलिंग, फिर ओरिएंटेशन, ठीक है ना। सेंटरिंग, लेवलिंग, ओरिएंटेशन यानी CLO, ठीक है ना। अगर बात करो देखो आप अल्फ़ाबेटिकली बात करो तो ABC और फिर L और फिर O बाद में आता है ना, तो इसको ऐसे समझो CLO, ठीक है ना, CLO, ठीक है ना। यहाँ करा CLO, यहाँ करो CLO। तो थोड़ा सा एक कई बार क्या होता है देखो, थ्योरी के टॉपिक्स में ना आपको ऐसे छोटे छोटे चीज़ें करनी पड़ती हैं, वरना आप याद नहीं रख पाओगे उसको, CLO, ठीक है ना। तो प्लेन टेबल की सेटिंग क्या करा, CLO यहाँ कर लो, CLO कर लो, ये लो CLO, ठीक है। जैसे वर्ड आता है भूलना मत, ठीक है ना। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा टेकोमेट्रिक। देखो टेकोमेट्रिक जो सर्वे हमारा टॉपिक, देखो जब आपको पता है कि आपका ग्राउंड क्या है, प्लेन है, तो आपको निकालनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। निकालने के लिए क्या करते हैं हम, चेन सर्वे यूज़ करते हैं। और वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए हम करते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग कर लेते हैं, ठीक है। और जब ग्राउंड आपका क्या रफ हो, यानी कि व्हेन द ग्राउंड इज़ रफ, ठीक है, इन इस केस में हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए टेकोमेट्रिक सर्वे का उपयोग करते हैं। इसे ऑप्टिकल डिस्टेंस मेथड, मेजरमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसे टेकीमेट्री भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या बेसिकली ट्रांजिट वो क्या होता है, थ्योरेट का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि अपना जो होता है ना ट्रांजिट, थ्योरेट में होता है क्रॉस वियर, ठीक है ना, और इसमें होता है स्टेडिया वियर, ठीक है ना। ये होता है क्या है, दिखाता हूँ आपको। देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपका दिख रहा है आपको, ये जो अपना थ्योरेट्स, उसका जो लेंस होता है उसके अंदर देखने पर ये दिखेगा आपको, ये इसको बोलते हैं क्रॉस वियर। क्या, क्रॉस वायर, क्रॉस वायर। और मैंने बोला टेकोमीटर में क्या होता है, स्टेडिया वायर। वो क्या था, देखिए आपका ये रहा, टेकोमीटर में होता है ये वाला इस प्रकार का, उसको बोलते हैं स्टेडिया वायर, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा इसको वर्ड समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसमें ऊपर नीचे होता है और उसमें क्या होता है क्रॉस वेयर में, उसमें होगा कुछ इस तरह का, दिख रहा है आपको, ये क्रॉस वेयर और वो स्टेडिया वेयर, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो बता दें मैं आपको, ये स्टेडिया वेयर और उसमें क्रॉस वायर। तो ऑब्जर्वेशन कहाँ हैं, स्टेडिया रोड पे ले जाती हैं, ठीक है ना। और एक लेवलिंग स्टाफ होता है, उसका लीस्ट काउंट होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पर्टिकुलर क्या होता है, जैसे कि जिसमें हम जब अपना थ्योरेट सर्वे करते हैं उसमें हम स्टाफ लेते हैं
तो इसका स्टाफ थोड़ा अलग होता है, उसका लिस्ट काउंट होता है 1 सेंटीमीटर। अगर किसी को पता है नॉर्मल स्टाफ का लिस्ट काउंट कितना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, वो मैंने आपको स्टाफ वाले लेवलिंग वाले चैप्टर में बता रखा है। नॉर्मल स्टाफ का लिस्ट काउंट कितना होता है, इसका लिस्ट काउंट अलग होगा, ठीक है ना। तो ये एक अलग स्टाफ होता है जिससे हम इजी वाला टेकोमेट्रिक वाला सर्वे करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। और बेसिकली क्या इसमें देखिए डिस्टेंस मेजरमेंट को नापने का एक मेथड होता है डी बराबर में के एस प्लस में सी, डिस्टेंस मेजर बाय यूजिंग टेकोमीटर। डी बराबर में के एस प्लस में सी, के होता है मल्टीप्लाई कांस्टेंट, इसका मान 100 होता है, और सी होता है एडिव कांस्टेंट, इसका मान तो 0। तो मैक्सिमम टाइम क्या है, इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, पहले पूछ लेगा इसमें कौन सा होता है क्रॉस वेयर स्टडी होता है, दूसरा लिस्ट काउंट होता है ये, पर ये क्वेश्चन भी नहीं पूछता, वो पूछता है क्या ये वाला फॉर्मूला देगा आपको, ये का फॉर्मूला बोल देगा मल्टीप्लाई कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट का मान कितना होगा। ऑप्शन ए 0 0,100 100,0 0 0 100 100। तो ध्यान रखना आपको पहला कौन सा रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना है 100 की 100 का हो रहा है, यानी के कितना है 100 और लीस्ट काउंट सॉरी, और इसका जो मान आपको ध्यान रखना आपको। और सी क्या है एडिव कांस्टेंट प्लस हो रहा है तो कितना है 0 जैसा मानते हैं, ठीक है। एस क्या आता है स्टाफ की जो रीडिंग उसका इंटरसेप्शन लास्ट रीडिंग माइनस फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। और के देखिए के इसका फॉर्मूला है एफ अपॉन में आई, एफ मतलब फोकल लेंथ, और सी बराबर में एफ प्लस में डी डिस्टेंस होगा आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका टॉपिक छोटा सा, ठीक है, बहुत स्मॉल टॉपिक है, इससे ज़्यादा पूछने वाला कुछ कि उसके पास में है ही नहीं आइटम जो उसको पूछे आपसे ज़्यादा, ठीक है। अब लास्ट वाला टॉपिक है कर्व्स। देखिए कर्व में भी आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा होगा कर्व में, तो कर्व भी क्या बेसिक्स वर्ड एसोसिएशन है वो आपको समझ में आना चाहिए कि तो पूछ क्या रहा है बस। और कर्व में भी क्या इतने कोई टिपिकली क्वेश्चन आएंगे नहीं, मैं आपको बताता हूँ कर्व में क्या है, जो वर्ड है ना एसोसिएशन वो समझना आपको कि भाई किस टॉपिक्स पे क्या है, उसके लिए आपको क्या डायग्राम जो है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो कर्व क्या होता है, कर्व आपको सिंपल इसका देखो कर्व का यूज़ तो आपने हाईवे में भी पढ़ा और सर्वे में भी दिया है, ठीक है ना। कर्व बेसिकली होता है क्या है कि जैसे आप सपोज आप रोड देखिए आपने है ना, ये सपोज ये आपकी सड़क यहाँ नहीं जा रही है, तो सड़क आपकी सीधी जाके दो इस तरह की ये सी है, यहाँ कर्व देगा आपको, ठीक है ना, मोड़ हो गया ना, हम बोलते हैं मोड़ हो गया ये, तो कर्व है। तो ये जो कर्व दिया है सड़क बनाई है, तो यहाँ पे भी कर्व देने के लिए प्रॉपर सर्वे तो करना पड़ेगा ना, उसको करने के लिए कर्व सर्वे का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वही आपको पता हो टाइप्स होगा ट्रांजिशन कर, स्पायरल कर, वो आ रहेगा उसकी बात हो रही है। कर दो होते हैं, एक तो एच कर्व और एक पी कर्व। वर्टिकल कर्व कौन से ये वाले, और हॉरिजॉन्टल कर्व कौन से मोड़ होगा रोड के बीच में, ठीक है ना। हाँ अब देखिए टर्म्स देख लिए, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है, जब दो स्ट्रेट लाइन को आपस में जोड़ते हैं। देखिए ये रही स्ट्रेट लाइन, ये मान लो ओ है, तो OT1 OT2, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, इनकी रेडियस कर्व की रेडियस R है, ठीक है, इस कर्व की लेंथ है L, ठीक है, T1 L T2 ये क्या सिंपल कर्व कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना ये, अब देखो इस कर्व से देखो इसी यही समझ लो, देखिए ये आई पॉइंट है, आई पॉइंट का इंटरसेक्शन है, यानी कि इस जो कर्व है ना आपको T1 L T2, इस कर्व में मैंने कैसे टेंजेंट टेंजेंट को स्पर्श रेखा, यहाँ से एक लाइन की यहाँ से एक लाइन की जहाँ मिली उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो बाहर वाला कोण उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, और जो जिस कोण पे दोनों मिले हैं उससे थीटा उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये डी का डिग्री, ये डिग्री ऑफ कर्व कहलाता है, ठीक है, आगे समझ लेंगे पूरा। अब देख लो खुद ही बताए रखा है इसमें, डिग्री ऑफ कर्व डी डिग्री दिख रहा है आपको। तो अगर मान लो ये आपकी जो चेन है ये 30 मीटर की लंबाई है, तो डिग्री ऑफ कर्व इस ट्रायंगल के अंदर देखो क्या होगा, ये रेडियस है R इंटू डी एन, थीटा इंटू आर बराबर में L, तो देखो थीटा कितना आपका डी डिग्री मान लिया, R इंटू थीटा बराबर में L 30 मीटर मान लिया। तो इसको बदलो आप डिग्री को रेडियन में, तो पाई बाई 180 करोगे, तो डिग्री ऑफ कर्व 1719/r 1720/r। अगर चेन कितनी हो 20 मीटर की हो, यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 1146/r। तो ये तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है सिंपल, यहीं से पूछेगा डिग्री ऑफ कर्व का मान क्या होगा 30 मीटर की चेन में 1720/r, डिग्री ऑफ कर्व का मान 20 मीटर की चेन में 1146/r, ठीक है ना। तो ये इसको आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको पढ़ समझ लेना है। अगर चेन 30 मीटर की है तो 1720, चेन 20 मीटर की है तो 1146/r। R क्या है रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है ना। फिर है तो कर्व जो होगी बेसिकली 4 प्रकार के, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व और ट्रांजिशन कर्व। सिंपल कर्व बता दें इसकी रेडियस एक ही होती है, ये रहा बना हुआ। कंपाउंड कर्व क्या है, जिसकी 2 रेडियस है R1 R2, उसको मिला के बनाया कंपाउंड कर्व कहलाएगा, ठीक है। रिवर्स कर्व क्या होता है, रिवर्स कर्व जैसे एस कर्व बोलते हैं, रेलवे लाइन से मानो ट्रेन चलती है ना, पटरी देखोगे तो पटरी,
सपोज अपट्री मोड में होती कई बार तो ये रिवर्स करो एस करो मतलब दो करो एक साथ मिल रहे हैं, यानी R1 देखिए इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, दो करो को मिलाया तो एस करो भी बोल सकते हैं, उसको रिवर्स करो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, अलग रेडियस होगी उसकी, ठीक है ना। और इस करो का उपयोग उस समय करते हैं जब एंगल ऑफ टर्न बहुत कम होता है, यानी कि कोण है ना एंगल ऑफ टर्न का बहुत ही कम होगा, उसका यूज़ करें, इसको एस करो भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट करो भी कहते हैं, ठीक है, सॉरी सर्पेंटाइन सांप आकार वाला ये रिवर्स करो, ठीक है। देन आपका ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसकी जो अपना होता है ना उसकी रेडियस, तो उसकी रेडियस क्या होती है इनफाइनाइट से किसी आर पे आ जाता है, वो एक सिंपल सी बात है, रेडियस को इनफाइनाइट से आर पर। देखो ट्रांजिशन कर्व से मान लो आपको सपोज कोई आपकी सड़क है, ये एक सड़क है दो सड़क, अगर यहाँ पे मोड़ अगर आप इसको सीधा सर्किल जोड़ दोगे तो इतना इम्पैक्ट पड़ेगा ना ड्राइवर पे, चलाने वाले पर और सवारी पे भी, तो इजीली कंफर्टेबल हो ही नहीं पाएगा आपको। तो क्या करता है कि जब ट्रांजिशन कर्व होता है ना, जैसे हमारी ये दो स्ट्रेट कर्व हो गए, तो यहाँ से कर्व क्या होगा, कर्व इनफाइनाइट रेडियस से स्टार्ट होगा और होते 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 तो आर्क पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो एक ध्यान रखना, ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, ये रहा इनफाइनाइट से आर्क होता है, ठीक है। और सर्कुलर कर्व हो तो आर का मान बढ़ जाता है, आर से इन्फिनिट हो जाता है, तो सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई है भी नहीं। चार प्रकार हो गए। अब देखिए एक सिंपल कर्व के बारे में थोड़ी डिटेल समझ लीजिए। देखिए सिंपल कर्व ये रहा, तो पॉइंट ऑफ ए कौन सा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी क्या है, एंड पॉइंट है, तो ये होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है, इसको मान लो, इसको मान लो। और T1 क्या है, ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट, T1 क्या है, पॉइंट ऑफ कर्व, T2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोल दो, ये वर्ड दे रहा है। ये वी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, T1V बैकवर्ड टेंजेंट, ठीक है ना, T1V बैकवर्ड, और VT2 ये रहा, VT2 ये क्या है, फॉरवर्ड टेंजेंट, आगे वाला और पीछे वाला, डेल्टा डिफ्लेक्शन एंगल, अल्फा इंटरसेक्शन एंगल, ये एंगल, और डेल्टा डिफ्लेक्शन एंगल दे रहे हैं, ठीक है। और CD क्या है, मिड ऑर्डिनेट, CD मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। और VC एपेक्स या एक्सटर्नल डिस्टेंस, VC कौन सा आपका, ये रहा आपका C, और V का क्या आपका ये वाला एक्सटर्नल डिस्टेंस, ठीक है। वो पूछे क्या, मिड ऑर्डिनेट का मान कितना होता है, CD की बात कर रहा है, VC का, आपको बेसिकली इन चारों कर्व में से आपको ये कर्व तो रट लेना है, इसके वर्ड जो हैं वो और इसका जो फॉर्म लाएंगे वो, ठीक है ना, छोड़ना ही नहीं है। T1D2 लॉन्गेस्ट कोड, T1D2 लॉन्गेस्ट कोड में चाप, सबसे लंबा चाप ये रहा, T1D2 ये वाला, T1C लेंथ ऑफ कर्व, ये रहा, T1C लेंथ ऑफ चेंज हो गई है, ठीक है। अब ये पहला लेंथ ऑफ कर्व T1V या VT2, कौन सा, T1V या VT2, इसको कैसे निकालेंगे, अगेन यूजिंग ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, डेल्टा बाय 2 एंगल हो जाएगा, ये रहा डेल्टा बाय 2 एंगल, और T1V डिवाइड बाई R, ये रहा ट्राइंगल, देखो मिल गया ना, ये रहा 90 डिग्री कोण हो गया, डेल्टा बाय 2, tan अल्फा कितना होता है, LAL लंब बटा आधार, तो लंब कितना आपका, ये रहा T1V, ठीक है, और आधार क्या है, ये रहा, सब मैथमेटिकल टर्म में, कुछ भी नहीं नया, कुछ नहीं कर रहा मैं। लेंथ ऑफ कर्व, अब देखो ये लेंथ ऑफ कर्व ये L, ठीक है, तो क्या होगा, L अपॉन में डेल्टा हो ना, थीटा इंटू L, थीटा इंटू L बराबर क्या, 2πr, ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है ना, R इंटू थीटा का L कर दोगे ना, R इंटू जो आपने क्या थीटा इंटू L कर दोगे, इसको आप चेंज कर लो रेडियन में, तो ये रहा L, आप वैल्यू पुट करते रहो, आपको मान आ जाएगा, जो पहला था ना सबसे पहले 1720/r वो यहाँ से आएगा। मिड ऑर्डिनेट का मान देख लो, ये रहा आपका कॉस डेल्टा का मान, ये रहा मिड ऑर्डिनेट का मान, मैं सब मैथमेटिकल टर्म में देखो, यहाँ से तो रेडियस R है ना, ये R है, रेडियस R है, और फिर आपको आपको ये निकालना ना, यहाँ से निकालना है, रेडियस पूरी R है, उसमें से आप क्या करो, ये माइनस कर दो, ये कितना है डेल्टा बाय 2, तो कॉस थीटा कितना होता है, LAL आधार, आधार आपको कौन सा है, ये रहा बटा आधार बटा कर्ण, ये रहा, ठीक है ना। तो OD डिवाइड बाई R, OD क्या होगा, R कोस अल्फा बाय 2, क्योंकि अगर एंगल अल्फा बाय 2 है, इसकी रेडियस R है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, R कोस अल्फा बाय 2, वाई R sin अल्फा बाय 2, ये सब मैथमेटिकल टर्म है, अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दिस ओनली, बस ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक है।
एक दो इसको रीडिंग मारोगे ना सब क्लियर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कोड देख लो, T1 DD2 का वैल्यू 2R sin डेल्टा/2, क्योंकि देखो एग्जाम अपना 2 घंटे का जो पेपर होगा अपना, आपके पास टाइम तो है नहीं, इसको आप इतना सोल्व करके निकालोगे ना, तो आपको क्या करके तब वैल्यू याद करनी है, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू सिंपल कर्व की वैल्यू पूछता है बेटा, और एग्जाम में पूछ सकता है। और ये रहा एपेक्स डिस्टेंस BC R साइड डेल्टा/2 -1, डिग्री ऑफ कर्व बताइए मैंने 1146/R जो आपका था 20 मीटर 30 मीटर के 10/20/R हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर क्या है कि जो डिफरेंट आपका जो और हैं 4 प्रकार के 5 प्रकार के, तो वो आपको ध्यान रखना है। अभी ये छोटा सा मैंने कोई एग्जाम्पल बता रखा आपको, उसको आप सॉल्व कर लेना एग्जाम्पल में, सारे इसमें मैंने बता रखा कैसे निकालना है, ठीक है। और हाँ, अब ध्यान रखना नेक्स्ट टॉपिक में सेटिंग आउट कर दो। सेटिंग आउट कर सिंस ये अपने सिलेबस में इतना मेंशन नहीं है इस टॉपिक, तो टॉपिक तो फिटेड है, लेकिन ये करना इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको मेथड को अभी रटने की जरूरत तो है नहीं, सिंपल उसकी जो आउटकम है वो पढ़ लेना। जैसे कि परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड क्या होता है, तो ये देखो उसका रिजल्ट R² - x², एग्जिट फॉर्मूला वो लिखा है मैंने, अप्रोक्सीमेट x² 2R। तो आपको जो फॉर्मूले हैं वो थोड़ा सा इसको देख लेना। कई बार क्या होता है कि ये जो फॉर्मूले ना ये पूछ लेते हैं, बाकी देखो इतना डीपली नहीं पूछेगा। अगर बीटेक में टॉपिक है तो बीटेक वालों के लिए क्या आप थोड़ा याद कर लेना, बाकी डिप्लोमा के लिए इतना अगर आप याद कर सको तो उनके खाली रिजल्ट याद कर लेना, ठीक है। तो बस इतना समय नहीं है कि आप इसको डेरिवेशन भी करोगे इनका, ठीक है ना, ध्यान रखना ये। बाकी तो क्या सिंपल टॉपिक था ये, और इतना कोई है नहीं इसमें, इतना घबराने जरूरत है ही नहीं, करो मैं इतना आप इतना परेशान होना ही मैं बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये आपका जो सर्वे का लास्ट टॉपिक जो बनकर ना एक वीडियो निकले हुई, तो ये वीडियो मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया है। तो अभी यह सर्वे अपना भी कंप्लीट है, और अब थोड़ा सा देखते हैं पार्टिसिपेंट की क्लास लगाते हैं और दिन आगे देते हैं उसको ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सर वेरी मच।